करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड जो भी हमारी मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में क्योंकि मेरे बच्चे सभी जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 13.3 पर थे फिलहाल, और उस पे हम लोग उससे पहले जो भी बेसिक था हमारा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, बेस की प्रमेय, ये सब हम लोग कर चुके थे, एग्जाम्पल भी कर चुके थे। और एक्सरसाइज 13.3 में 3 क्वेश्चंस भी शुरुआत के हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करेंगे, मींस वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, आप भी सभी लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें और क्वेश्चंस देखें। लिखा हुआ है एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मतलब एक विद्यार्थी है और उसके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो या तो उन प्रश्नों में से वो प्रश्नों के उत्तर जानता है और या तो वो उनको गैस करता है, अनुमान से उनको टिक कर देता है। ओके, मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, मतलब वो उत्तर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, यानी कि वो गेस करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। मतलब जब वो गेस करता है उसके बाद टिक करता है, गेस करके टिक करता है, तो उसके सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। मींस फाइनली आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो छात्र जो है प्रश्न का उत्तर जानता है, उसके प्रश्न के उत्तर को जानने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जबकि उन्होंने बताया कि हमको यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया हुआ है। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर 2 बातें हैं कि उसने बताया कि या तो वो स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर जानता है और या तो वो क्वेश्चन के आंसर को गेस करेगा। उसके बाद तीसरी चीज उसमें दी गई है कि वो सही उत्तर दे देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है। ठीक है, अब ये 3 चीजों में सबसे पहले क्या होगा, सोचने वाली बात है। क्या वो सबसे पहले सही उत्तर दे देगा या सबसे पहले वो जानता है या वो गेस करेगा? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि सबसे पहले तो 2 काम हो सकते हैं, या तो वो क्वेश्चन का आंसर जानता होगा या वो गेस कर लेगा, या तो वो जानता होगा या फिर वो गेस करेगा। सही उत्तर तो बाद में देगा ना, वो पहले सही उत्तर दे दे बाद में जाने और गेस करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले या तो वो उत्तर जानता होगा या गेस करेगा, ये 2 घटनाएं पहले होंगी। इसका मतलब है हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि होगा, ये उसके 2 विभाजन बनेंगे। दीज आर द 2 पार्टीशंस ऑफ आवर सैंपल स्पेस। तो मैं आपको इसे फिगर के माध्यम से समझाता हूं, चित्र के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं। दिस इज आवर सैंपल स्पेस एंड दिस सैंपल स्पेस हैज 2 पार्टीशन। इस सैंपल स्पेस के 2 विभाजन मैंने मान लिया, पहला विभाजन E1 और दूसरा विभाजन है E2, और इन दोनों विभाजनों में एक इवेंट ऐसी भी है जो कॉमन है, जो E1 में भी हो सकती है, E2 में भी हो सकती है। सबसे पहले मैं E1 और E2 का डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा, माना E1 क्या होनी चाहिए? तो E1 सबसे पहला या तो वो उत्तर जानता है और या वो गेस करेगा, यही तो 2 हमारे सैंपल स्पेस के पार्टीशन बने। E1 एंड E2 आर द पार्टीशन, विभाजन जिनको कहते हैं, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो E1 हमने मान लिया विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना है। विद्यार्थी के
प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, प्रश्न का उत्तर जानने की घटना। तथा हमने जो दूसरा पार्टीशन लिखा वह है विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने की घटना, गेस करने की घटना है, अनुमान लगाने की घटना। तो ये हमारे सैंपल स्पेस के दो पार्टीशन हो गए और इन दोनों पार्टीशंस में एक इवेंट ऐसी है जो कॉमन है। कॉमन कौन सी इवेंट है? जो कॉमन इवेंट है वो है, इन्होंने बोला लास्ट का पार्ट आप देख सकते हैं, लिखा मान लीजिए कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो जो इवेंट ए एक मैं मान लेता हूं, तीसरी इवेंट विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर जानने की घटना, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना। यहां पर मैं लिख देता हूं विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने फिगर में ये दिखाया है इलेक्ट्रिकल, एक जो आप देख रहे हैं फिगर चित्र जो देख रहे हैं, ये इवेंट ए को रिप्रेजेंट करती है। अब इसको आप समझ सकते हैं, E1 है विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की घटना और ए है सही उत्तर देने की घटना। तो अगर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर सही जानता है तो भी वो उत्तर सही दे सकता है। अगर वो गेस कर रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर ए बी सी डी में से कोई होगा, अगर वो गेस करता है तो भी तो सही उत्तर दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, हम जानते हैं तब तो हम सही उत्तर दे ही सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं, अगर मैं अनुमान भी लगाता हूं तो भी ऐसे चांसेस हैं कुछ परसेंटेज में कि मैं सही उत्तर दे सकता हूं उसका। तो विद्यार्थी का प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना को हमने ए मान लिया। विद्यार्थी उत्तर जानता है तो भी सही उत्तर दे सकता है, अगर गेस कर रहा है तो भी सही उत्तर दे सकता है। इस तरह से अब सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग ये हमको लिख लेना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, क्योंकि जब हम ये लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के इन क्वेश्चंस में तो हमें काफी कन्वीनियंट हो जाता है क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करना। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुझे लास्ट का पोर्शन पढ़िए, वहां से आपको पता लगेगा कि क्या ज्ञात करना है। लिखा है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यानी कि प्रायिकता इस बात की आपको निकालनी है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। फिलहाल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। अब विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की घटना तो E1 और जानता है, इसी बात की प्रायिकता हमको चाहिए। जिसकी प्रायिकता हमको चाहिए उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि घटना ज्ञात है हमको, तो वो वाली चीज हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो उन्होंने बताया ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब सही उत्तर देने की घटना तो ए है और यही चीज हमको ज्ञात है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में कर देंगे। दिस इज वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। फिर से एक बार, जिस चीज की प्रायिकता चाहिए वो न्यूमरेटर में, जो बात हमको ज्ञात होती है वो डिनोमिनेटर। तो प्रायिकता मुझे चाहिए थी कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, इस चीज की प्रायिकता चाहिए यानी E1 की प्रायिकता चाहिए, और सही उत्तर देने की दिया है ये हमको ज्ञात है। तो जो चीज मुझे पता है वो मैं नीचे कर दूंगा, डिनोमिनेटर में कर दूंगा, ये मुझे फाइंड करना है। अब आप इसको देखकर खुद पता लगा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन सा थ्योरम लगाना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ थ्योरम्स। द फर्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, और दूसरा हमने पढ़ा था बेज प्रमेय, बेज थ्योरम। और आप सभी स्टूडेंट्स अब शायद इसको देखकर समझ गए होंगे कि मुझे कौन सा थ्योरम यूज करना है। तो मैं यहां पर हल के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा बेज थ्योरम से। बेज
थ्योरम से। बेस थ्योरम आप यूज करेंगे तो बेस थ्योरम में क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू, याद करिए फॉर्मूला जो आपको बताया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, बिकॉज देयर आर टू पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, इसलिए डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आएंगे। अगर तीन पार्टीशन होते तो तीन टर्म्स आते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये फॉर्मूला लगाना है और हमको कैलकुलेशन कर लेनी है। लेकिन अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 चाहिए। इतनी सारी वैल्यूज चाहिए और इतनी वैल्यूज अगर आपको मिल जाती हैं देन यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला और आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इनकी वैल्यूज क्या होगी। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 भी चाहिए और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 भी चाहिए। इतनी चीजें अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लूंगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब पहले क्या है सोचिए। E1 क्या है? E1 है विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना, लेकिन जब इसके आगे प्रोबेबिलिटी लग गई इसका मतलब विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर जानने की प्रायिकता बन गई है। अभी तो किताब में देखिए, बुक में देखें विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर सही जानने की प्रायिकता कितनी दी गई है, तो उसने लिखा कि मान ले उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। तो विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इन्होंने दी है। और लिखा है कि अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 रिप्रेजेंट करता है विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का अनुमान लगाने की प्रायिकता। अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 दी गई है तो हमने 1/4 ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का क्या मीनिंग है? देखिए आप जब मीनिंग समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का मतलब है E1 जो भी इवेंट है वो मुझे मालूम है और ए की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, यानी कि E1 मुझे मालूम है, अर्थात E1 मुझे मालूम है, अर्थात विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। तो अगर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है तो ए की प्रायिकता अर्थात उसके द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप खुद सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके द्वारा सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है? बड़ा सिंपल कि जब उत्तर जानता ही है तो क्या गलत देगा कभी? वो जब उत्तर जानता ही है तो उत्तर सही ही देगा। इसलिए ये एक सर्टेन इवेंट है, निश्चित घटना है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है कि उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता। जब उत्तर जानता ही है तो सही उत्तर देने में कोई डाउट ही उसको नहीं है, सही तो देगा ही वो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी कि 1 है। आगे है कि वो अनुमान लगाता है तब सही उत्तर देने की प्रायिकता। ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स भी यहां पर नोट कर लिए। अब इन सारी चीजों को यहां पर आपको पुटअप करना है और सॉल्व कर लेना है आपको, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूज करेंगे 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 1 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 it is again 3/4 into probability of A upon E1 is 1 plus probability of E2 is 1/4 into probability of A upon E2 is again 1/4। आप देखिए यहां पर 1/4 1/4 1/4,
हम चाहे तो 1/4 यहां से कॉमन ले लें, यहां से भी 1/4 कॉमन ले लें, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा गौर करें, ऊपर 1/4 चला गया, 3 बचा, यहां से 1/4 गया, 3 बचा, यहां से 1/4 गया तो 1/4 बचा। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर 3 रहेगा, यहां पर एलसीएम लेंगे, 4 3 12, 12 + 1 13/4। ये नंबर ऐसा पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और अपॉन में 13 आ जाएगा। सो 12/13 will be the required probability. This will be our answer. तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। इसका आंसर आपका आया है 12/13। आप ध्यान दीजिए, देखें, आप फिगर के माध्यम से अगर इसको समझते हैं तो ये आपके लिए बेहद इजी होता है समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। 99% असरदार है, इसका क्या मतलब है? असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि अगर रोगी उस रोग से ग्रस्त है तो 99% केसेस में वो जांच, वो टेस्ट हमको सही रिपोर्ट दे देता है। 99% केसेस में, यानी कि 1% केस ऐसा भी है जब वो हमको सही रिपोर्ट नहीं भी देता, यानी रोगी रोग से ग्रस्त है लेकिन वो हमको सही रिपोर्ट नहीं देता है, ऐसा भी केस हो सकता है। आगे किंतु 0.5% बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। उन्होंने क्या बताया कि 0.5% टाइम्स ऐसा भी होता है कि स्वस्थ व्यक्ति की हमने जांच की जिसको वो रोग नहीं है और निदान गलत रिपोर्ट दे देता है, अर्थात वो कह देता है कि इसको वो रोग है, मतलब रोगी रोग से ग्रस्त नहीं है लेकिन जांच में आ जाता है कि वो रोगी रोग से ग्रस्त है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है। अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि किसी जन समुदाय, एक पॉपुलेशन है कहीं की, और उस पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं कि 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। इसका मतलब कितने परसेंट लोग रोग से ग्रस्त नहीं है? 99.9% लोग रोग से ग्रस्त नहीं है। 0.1% रोग से ग्रसित है तो कितने परसेंट लोग रोग से ग्रसित नहीं है? 99.9% लोग रोग से ग्रसित नहीं है। तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छया चुना गया व्यक्ति, मतलब उस पॉपुलेशन में से मैंने किसी भी व्यक्ति को रैंडमली चूज कर लिया, रैंडमली उस व्यक्ति का हमने टेस्ट कर लिया, व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, और टेस्ट जब होता है तो उसको ये बताया जाता है, डॉक्टर उसको बताते हैं, टेस्ट में लिख के आता है कि उसे यह रोग है। आपको और प्रायिकता किस बात की चाहिए कि क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छया चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा, इस बात की प्रायिकता चाहिए। और हमको मालूम क्या है कि बताया जाता है कि यह रोग, बताया जाता है कि उसे यह रोग है। अब इसको हम लोगों को करना है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब यहां पर सबसे पहले फिर से सोचने की चीज है कि यहां पर पहले पॉपुलेशन में से लोग रोग से ग्रसित होंगे या पहले उनका टेस्ट हो जाएगा? तो आंसर है पहले टेस्ट तो नहीं हो जाएगा, पहले लोग या तो रोग से ग्रसित होंगे या रोग से ग्रसित नहीं होंगे। टेस्ट वाली बात तो इसके बाद में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि रोग से ग्रसित भी ना हो और हम उनका टेस्ट करवा लें जबरदस्त, तो ऐसा तो बहुत कम ही होता है। तो फिलहाल इन दोनों का पहले कौन सा होगा? पहले उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग रोग से ग्रसित होंगे और कुछ लोग नहीं भी होंगे, ऐसा भी होगा। तो हमारे सैंपल स्पेस के फिर से दो पार्टीशन बने, दो पार्टीशन बने सैंपल स्पेस के।
एक E1 और एक E2। एक उन व्यक्तियों का जो वास्तव में रोग से ग्रसित हैं और एक उन व्यक्तियों का जो उस जन समुदाय में रोग से ग्रसित नहीं है। तो पहले मैं यहीं से इसको नोट करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो इवेंट E1 है, घटना E1, आप चाहें तो माना घटना E1 इसको रिप्रेजेंट करती है जन समुदाय में वास्तव में रोग से ग्रसित व्यक्तियों की घटना। जन समुदाय में वास्तव में रोग से ग्रसित व्यक्तियों की घटना को रिप्रेजेंट करता है E1, तथा जो हमारी दूसरी घटना है E2 वो जन समुदाय में वास्तव में रोग से न ग्रसित व्यक्तियों की घटना को रिप्रेजेंट करता है। मतलब E1 उन व्यक्तियों की घटना है जो वाकई में रोग से ग्रसित हैं और E2 उन व्यक्तियों की घटना है जो वाकई में रोग से ग्रसित नहीं है, उनको रोग नहीं है। अब इन दोनों में ही एक घटना कॉमन भी है। कौन सी घटना कॉमन है? एक घटना ए ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। कैसे दोनों में कॉमन है? कि हम इनका भी टेस्ट कर सकते हैं और इनका भी टेस्ट करवा सकते हैं, दोनों का टेस्ट कर सकते हैं। क्या घटना कॉमन है? आप सवाल का लास्ट पार्ट पढ़ करके समझ सकते हैं। लिखा हुआ है इस बात की क्या लिखा हुआ है तो क्या प्रायिकता है कि कोई अक्षय चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके व्यक्ति की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। यानी कि जो हमारी कॉमन घटना है वो व्यक्ति को यह बताने की है कि वह रोग से ग्रसित है। ये हमारी तीसरी और कॉमन घटना है। जांच में यह बताए जाने की घटना, जांच में यह बताए जाने की घटना, जांच में यह बताए जाने की घटना कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है। देखिए बड़ा सिंपल है। आप सोचेंगे E1 और A दोनों एक ही चीज है क्या? ऐसा नहीं है। E1 है उस पॉपुलेशन में से जो लोग रोग से ग्रसित हैं रियल में उन लोगों की घटना है। और A क्या? A है जांच में यह बताए जाने की। देखिए जांच गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि हम उस व्यक्ति का टेस्ट किया जिसको रोग है तो भी वो हाँ कर सकता है, टेस्ट में बताएगा कि हाँ इसको रोग है। लेकिन क्योंकि कुछ परसेंटेज का केस ऐसा भी है यहाँ पर सवाल में कि जिसमें रिपोर्ट गलत भी आती है, तो अगर मैंने उन व्यक्तियों को टेस्ट किया जिनको वो रोग नहीं है लेकिन क्योंकि टेस्ट गलत हो सकता है इसलिए तब भी वो बता सकता है हमको कि इस व्यक्ति को भी रोग है, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है टेस्ट। तो हमने जांच में या बताए जाने की घटना की व्यक्ति रोग से ग्रसित है, इसको हमने घटना ए मान ली। अब यहां चित्र में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को वाकई में वह रोग है तो भी वो टेस्ट में जांच हमको बताएगा कि रोग है, ठीक है। अगर व्यक्ति को रोग नहीं है जांच तो तभी हमको बता सकता है ना कि उसको रोग है, क्योंकि कुछ परसेंटेज में जांच गलत रिपोर्ट भी देता है। तो ये जो घटना है वो दोनों में कॉमन हो गई। फिगर से आपने समझा। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे ज्ञात क्या करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप वो लिख लिया करें कि आपको जो चीज पता लगानी है। इससे हम सबको बड़ी सुविधा हो जाती है। क्या पता लगानी है उसके लिए हम क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। आप भी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छया चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा। यानी कि आपको प्रायिकता चाहिए कि वह व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा, इस बात की प्रायिकता चाहिए। जिसकी प्रायिकता चाहिए उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। रोग से ग्रस्त होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए।
तो वास्तव में रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की घटना तो इवन है, इसी की प्रायिकता हमको चाहिए तो इवन लिख लिया, और जो चीज हमको ज्ञात है वो हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो लिखा हुआ है रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया जाता है कि उसे यह रोग है। मतलब रक्त की जांच में बताए जाने की घटना कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, ये बताया जाता है उसको, यानी कि ये बात हमको मालूम है कि हमको ये कहा गया है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमको फाइंड करना है। फिर से एक बार, रोग से ग्रस्त व्यक्ति की प्रायिकता हमको चाहिए और वह व्यक्ति रोग से ग्रसित है, जांच में ये बात हमको बताई गई है, तो ये चीज हम जानते हैं, ज्ञात है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में रखा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए इसलिए हमने इसको ऊपर रख दिया न्यूमरेटर में, यही हमको चाहिए। अब बच्चे खुद समझ सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा केस आता है तो हमको क्या सॉल्व करना चाहिए, कौन सी थ्योरम लगानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करनी चाहिए या बेस थ्योरम यूज करनी चाहिए। तो सारे बच्चे जानते हैं बेस थ्योरम यूज करनी चाहिए। तो बेस थ्योरम से, बेस थ्योरम में इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले को यही लिख देता हूं। बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस, क्योंकि हमारे सैंपल स्पेस में केवल दो ही पार्टीशन है इसलिए डिनोमिनेटर में दो टर्म्स ही आएंगे केवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ओके, अब इसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम आती है कि हमें इनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। जब इन सब की वैल्यूज मालूम होगी, किसकी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, ये चार वैल्यूज अगर मुझे मालूम है तो मैं यहां रखूंगा और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लूंगा बड़ी आसानी से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं कि क्या इनकी वैल्यूज होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ओके, इन सब की वैल्यूज देखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या मीनिंग होगा, जन समुदाय में वास्तव में रोग से ग्रसित व्यक्तियों की प्रायिकता। अब आप देखें कि रोग से ग्रसित व्यक्तियों की प्रायिकता कितनी दी गई है। उन्होंने लिखा कि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, तो ये है रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की प्रायिकता। 0.1% व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, तो प्रायिकता कितनी हो गई 0.1, क्योंकि प्रतिशत में दिया है तो अपॉन 100 कर लेंगे अब इसको। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का क्या मतलब है, ऐसे व्यक्तियों की प्रायिकता जो रोग से ग्रसित नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन में से 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं तो जाहिर सी बात है कि 99.9% लोग ऐसे होंगे जो रोग से ग्रसित नहीं होंगे। तो 99.9 अपॉन 100 ये उन व्यक्तियों की प्रायिकता हो गई जो रोग से ग्रसित नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 का क्या मीनिंग है, लेकिन मीनिंग समझना बहुत जरूरी है भाई। इसका मीनिंग ये है कि उन व्यक्तियों की प्रायिकता, आपको देखिए क्या चीज पता है, आपको मालूम है कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो जांच के भी ये बताने की प्रायिकता कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, यानी कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है और जांच में भी आ जाता है कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, इस बात की प्रायिकता। तो इस क्वेश्चन के लिए शुरुआत का पोर्शन आप थोड़ा सा पढ़ें। लिखा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। 99% असरदार है, यानी कि 99% केसेस में सही बताती है। तो व्यक्ति रोग से ग्रसित है और जांच भी बताती है कि ग्रसित है, इसका मतलब है सही बता रही है। और सही बताने के कितने केसेस हैं 99%, तो 99 अपॉन 100 हमने कर दिया। व्यक्ति रोग से ग्रसित है ये पता है और जांच में भी आ जाता है कि रोग से ग्रसित है, यानी कि रोग से ग्रसित है व्यक्ति वाकई में और जांच में भी आ गया, अर्थात रिपोर्ट असरदार है। असरदार 99% केसेस में है तो 99 अपॉन 100 कर दिया हमने। आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 भी हमको फाइंड करनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है लेकिन A की प्रायिकता,
जांच में या बताए जाने की घटना की व्यक्ति रोग से ग्रसित है। व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है फिर भी जांच कहती है कि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, इसका मतलब है गलत रिपोर्ट देने की प्रायिकता। अब गलत रिपोर्ट देने की प्रायिकता क्या है, लिखा है कि 2.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। इसका मतलब कि 0.5% केसेस में जांच गलत रिपोर्ट देती है। और यहां पर भी वही है, रोग से ग्रसित नहीं है फिर भी जांच बता रही है रोग से ग्रसित, तो गलत रिपोर्ट दे रही है। गलत रिपोर्ट कितने परसेंट केसेस में, 0.5% में, तो 0.5% के लिए 0.5/100 हमने कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था 4 नंबर, आप ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 22/133। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप फिर से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आपको सॉल्व करना है। इसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कैलकुलेट करना है आपको। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन सी चीजें हमको दी गई हैं, क्या हमको फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, लिखा हुआ है 3 सिक्के दिए गए हैं, मतलब क्वाइंस है, 3 प्रकार के क्वाइन है। एक सिक्के के दोनों ओर चित्र ही है, मतलब एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों ओर चित्र है, दोनों ओर उसके चित्र है, इधर भी और उधर भी। जैसे नॉर्मल जो हमारा सिक्का होता है उसमें एक ओर चित्र होता है, दूसरी ओर पट होता है, एक ओर हेड होता है, दूसरी ओर टेल होता है। लेकिन ये एक ऐसा सिक्का जिसके दोनों ओर ही चित्र है। आगे लिखा है दूसरा सिक्का अभिनत है, अभिनत है बायस्ड है, यानी कि उस सिक्के में कुछ गड़बड़ है। जो सिक्के अभिनत होते हैं उन सिक्कों में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आगे लिखा है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है। देखिए मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि जब उस सिक्के को मैं टॉस करता हूं, उसे उछालता हूं, उसमें 75% बार तो चित्त आ जाता है, 25% बार ही केवल उसमें पट आने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा अनभिनत सिक्का है, अनबायस्ड सिक्का है। अनभिनत सिक्का वो सिक्का होता है जो सिक्का बिल्कुल सही सिक्का होता है, जिसमें 50% चांस होते हैं हेड आने के और 50% चांस होते हैं टेल आने के। ओके, तीनों में से एक एक सिक्के को यदृच्छया चुना गया। हम 3 सिक्के हैं, उनमें से एक सिक्के को हमने रैंडमली चूज कर लिया और उसे हमने टॉस भी कर दिया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। सिक्के को टॉस करने पर क्या प्रकट होता है? चित्त। तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, ये चीज आपको पता लगानी है। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके भी अब इसमें फिर से एक बार देखने की जरूरत है कि पहले तीनों सिक्के हम चूज करेंगे या टॉस कर देंगे पहले। तो आपका जाहिर सी बात है, आपका आंसर होगा कि पहले तीनों सिक्कों में से किसी एक सिक्कों को चूज करेंगे। तो इसमें सैंपल स्पेस के कितने पार्टीशंस बनेंगे मैं आपको बता दूं। इसमें सैंपल स्पेस जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस के 3 पार्टीशन बनेंगे। ऐसा भी बना लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक पार्टीशन मैंने बनाया E1, दूसरा E2 और तीसरा पार्टीशन है E3। क्योंकि हमारे पास 3 सिक्के हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं मानव घटना E1। घटना E1 किसको रिप्रेजेंट करती है? 3 सिक्के हैं ना, तो तीनों सिक्कों में से एक एक सिक्के को रिप्रेजेंट करेगी। पहला है एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, तो दोनों ओर चित्त वाले सिक्के की घटना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ओर चित्त वाले सिक्के को चुनने की घटना,
दोनों ओर चित वाले सिक्के को चुनने की घटना। ओके, इसमें घटना E2 हम मान लेते हैं। दूसरा सिक्का है आपका अभिनत सिक्का, तो अभिनत सिक्के को चुनने की घटना, अभिनत सिक्के को चुनने की घटना, अभिनत सिक्के को चुनने की घटना हमने E2 मान लिया। और तीसरी जो घटना है E3, तीसरी इवेंट आपकी जो E3 है उसमें क्या है, अनभिनत सिक्के। आपको याद रखना है अभिनत सिक्का यानी कि कुछ गड़बड़ है उसमें। अनभिनत सिक्का कोई गड़बड़ नहीं है, 50% चांस है उसमें हेड आने की, 50% चांस है टेल आने की। तो अनभिनत सिक्के को चुनने की घटना E3, ये E3 घटना हमने मान ली। अब तीनों में एक घटना ऐसी होगी जो कॉमन होगी। वो कॉमन कौन सी घटना है उसको हम पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन, उसमें से समझते हैं। लेकिन तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया, उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है, यानी कि सिक्के पर चित्त का प्रकट होना ये एक कॉमन घटना है। सिक्के पर चित्त का प्रकट होना यह एक कॉमन घटना है, क्योंकि दोनों ओर चित्त वाले सिक्के में भी चित्त प्रकट हो सकता है, अभिनत सिक्के में भी चित्त प्रकट हो सकता है, अनभिनत सिक्के में भी चित्त प्रकट हो सकता है। तो सिक्के में, चुने गए सिक्के में चित्त प्रकट होने की घटना, चुने गए सिक्के में चित्त प्रकट होने की घटना, चुने गए सिक्के में चित्त प्रकट होने की घटना, ये एक ऐसी घटना है जो तीनों घटनाओं के साथ कॉमन है। कैसे? अगर हमने दोनों चित्त वाला सिक्का टॉस किया तो भी चित्त प्रकट हो सकता है, अगर हमने अभिनत सिक्का टॉस किया तो भी चित्त प्रकट हो सकता है, और अगर मैंने अनभिनत सिक्का टॉस किया तो भी चित्त प्रकट हो सकता है। अब जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो यहां पर सैंपल स्पेस के कितने विभाजन हो गए, यहां पर सैंपल स्पेस के 3 विभाजन हो गए। देखो E1, E2, E3, ये भी सैंपल स्पेस का एक विभाजन ही है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, E1, E2, E3 are the partitions of sample space। आज 3 विभाजन है और एक घटना कॉमन है, एक, दोनों चुने गए सिक्के में चित्त प्रकट होने की घटना कॉमन है। ओके, इसके बाद जैसा कि मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूं कि इन सवालों में सबसे पहले आप ये लिख लिया करें कि आपको क्या ज्ञात करना है, इससे आपको काफी सुविधा रहेगी, काफी हेल्प मिलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, वहां से आपको अंदाजा मिलेगा। लिखा हुआ सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, यानी कि दोनों चित्त वाले सिक्के के होने की प्रायिकता चाहिए आपको, यानी कि प्रायिकता चाहिए E1 की। जिसकी प्रायिकता चाहिए वो हमने ऊपर लिख लिया, न्यूमरेटर में लिख लिया। जो चीज ज्ञात है, ज्ञात क्या है, लेकिन सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, ये वाली बात हमको ज्ञात है। चित्त का प्रकट होना हमको ज्ञात है, तो अगर ये ज्ञात है तो इसको हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं और इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। फिर से दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है, इस बात की प्रायिकता चाहिए, और चुने गए सिक्के में चित्त प्रकट हुआ है, ये वाली बात हमको मालूम है। फिर से मैं पढ़ देता हूं लास्ट पार्ट। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ, ये बात हमको पता हो गई, तो वो हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी हमको ज्ञात करनी है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं यहां पर, हाँ, आप सभी लोग ये देख सकते हैं कौन सी थ्योरम यूज होगी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ बेस थ्योरम यूज होगी। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे बेस थ्योरम यहां पर
यूज होने वाली है। तो बेस थ्योरम से, बेस थ्योरम के लिए क्या फॉर्मूला था, बेस थ्योरम से इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, आप देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 अपॉन A इज इक्वल टू, बिकॉज देयर आर 3 पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस, इसलिए डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। ये फॉर्मूला यूज होगा। अब फॉर्मूला तो ये यूज होगा, पर इस फॉर्मूले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अननोन है, हमें नहीं पता है, उनको पता लगाएंगे, यहां पर पुटअप करेंगे उनकी वैल्यूज, कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल सी दैट यू विल गेट द आंसर। क्या क्या पता लगाना है, गौर से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी चाहिए, हमें पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 भी चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज मैं यहां लिखे देता हूं, आप यहां से लेकर उनको यहां पुट कर लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू क्या होगी मैं पहले लिख देता हूं, इसके बाद मैं बारी बारी से इनकी वैल्यूज आपको बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। इनकी वैल्यूज हमको चाहिए और जैसी ही वैल्यूज मिलती है पुटअप करेंगे, सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मीनिंग क्या है, बताइए मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या मीनिंग है। दोनों ओर चित वाले सिक्के को चुनने की प्रायिकता, E1 है दोनों ओर चित वाले सिक्के को चुनने की घटना, लेकिन P ऑफ E1 का मतलब है दोनों ओर चित वाले सिक्के को चुनने की प्रोबेबिलिटी। ये बड़ा सिंपल है क्योंकि हमारे पास 3 सिक्के हैं, E1, E2, E3, दोनों चित वाला सिक्का, अभिनत सिक्का, अनभिनत सिक्का, 3 सिक्के हैं और तीनों में से किसी भी एक सिक्के को अगर आप चुनते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी। कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 3 में से एक सिक्का चुनना है तो प्रोबेबिलिटी 1/3। टोटल सिक्के 3, एक को मुझे चूज करना है तो 1/3। ओके, अभिनत सिक्के को चुनने की प्रायिकता इट इज ऑल्सो 1/3, अनभिनत सिक्के को चुनने की प्रायिकता 1/3, क्योंकि टोटल सिक्के हैं 3, अनभिनत वाला तो एक ही है ना, तो 1/3 हो गया। टोटल है 3, अभिनत वाला एक ही है, 1/3 हो गया। टोटल है 3 और दोनों चित वाला एक है तो 1/3 इसकी भी हो गई। अब इस पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 का क्या मीनिंग है। A अपॉन E1 का मतलब है कि ये हमें मालूम है, ज्ञात है, सिक्का दोनों चित वाला है, ये वाली बात आपको मालूम है, तो उसमें चित आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिक्के में दोनों ओर चित है, दोनों ओर चित वाला सिक्का है, उसमें चित आने की प्रायिकता देखिए, एक सिक्के में चित प्रकट होने की प्रायिकता। अब आप खुद समझ सकते हैं बेटा कि जिस सिक्के में दोनों ओर चित होगा उसमें चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जिस सिक्के के दोनों ओर चित है उसको आप चाहे जब उछालोगे उसमें चित आने की प्रायिकता 100% है, क्योंकि उसमें तो दोनों ओर चित है, कभी हो ही नहीं सकता कि पट आएगा, तो उसकी प्रायिकता 100% यानी कि 1। ओके, इसमें इसका क्या मीनिंग है, ये ज्ञात है, इसकी प्रायिकता चाहिए। क्या ज्ञात है कि सिक्का अभिनत है, गड़बड़ है कुछ सिक्के में, अभिनत सिक्का है और उसमें चित आने की प्रायिकता ये बुक में दिया गया है आपके। आप देखिए, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, तो अभिनत सिक्के में चित प्रकट होने की प्रायिकता है 75%। 75% मीन्स 75/100। अगर आप इसको छोटा कर लें तो 25 3s are 75, 25 4s are 100। हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया, 3/4। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3
इसका क्या मीनिंग है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, यानी कि E3 हमको मालूम है, E3 हमको ज्ञात है। इसका क्या मतलब? सिक्का अनभिनत है, ये बात हमको पता है। अनभिनत सिक्का है, ये हमको मालूम है, और सिक्के में चित्र प्रकट होगा, ये हमको पता लगाना है। तो अनभिनत सिक्का यानी कि नॉर्मल सिक्का जो आपका होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अनभिनत सिक्के में चित आने की प्रायिकता, तो अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो 50% चित आ सकता है और 50% चांस है पट आने की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50%। 50% यानी कि 50/100। अगर सॉल्व करते तो 1/2 भी बन जाएगा इसको कैलकुलेट करने से। अब अनभिनत सिक्का है, कोई गड़बड़ नहीं है, चित और पट दोनों के आने के चांसेस हाफ हाफ होते हैं। 1/2 दोनों के आने के चांसेस होते हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, पूरी चीजें आपको मालूम हो गई। अब आपका काम ये है, आप इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर आएगा 4/9। कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो वैल्यूज रखनी है, सॉल्यूशन करना है, बस इतना सा करना है आपको, और आंसर आ जाएगा 4/9। ये आंसर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने क्वेश्चंस कौन कौन से किए। क्लास 12 का यूपी बोर्ड मैथ्स में प्रोबेबिलिटी हमने एक्सरसाइज 13.3 की है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये तीनों क्वेश्चंस हमने आज किए हुए हैं। क्वेश्चंस का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं करूं, आपको उस क्वेश्चन के बारे में 0.1% भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट भी कर देता हूं। हाँ, थोड़ा सा जल्दी की वजह से भी कि थोड़ा सा आप भी कैलकुलेट करें, यहां की बात मैंने छोड़ दिया है। आप कैलकुलेट करिए और आपका आंसर 4/9 आ जाएगा। अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।